हाँ जी बच्चों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो बैंक्स हैं या जिसे हम कहते हैं आरबीआई, वो किस प्रकार मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं मार्केट के अंदर, कि ना तो हमारे पास ज़्यादा इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, एक स्टेज होती है हमारे पास इन्फ्लेशन की और एक स्टेज होती है डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें कि जो प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हर किसी को माल चाहिए। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है, प्राइसेस ऑटोमेटिक चीज़ों के इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा है डिफ्लेशन, कि जहाँ पर डिमांड ना होने की वजह से या कम होने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो घट जाते हैं, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन, और उनको बेचने के लिए प्राइसेस को कम करना जरूरी होता है। और यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है तो मनचाहा प्राइस वसूला जा सकता है लोगों से। तो इन स्थितियों को बैलेंस में रखना पड़ता है। ये होता है आरबीआई का मेन पर्पज, कि किसी भी तरह से इकोनॉमी के अंदर ना तो मुद्रास्फीति, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और इसको बोलते हैं मुद्रा अस्फीति, गिरना, ना ये कंडीशन आ पाए या ये कंडीशन आ पाए। दोनों को कंट्रोल रखने के लिए ही मनी सप्लाई जो होती है वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो जैसा आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कि भाई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो मेजर्स अप्लाई करता है आरबीआई। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव और सेकंड है क्वालिटेटिव। संख्यात्मक या मात्रात्मक और गुणात्मक, दो प्रकार के कंट्रोल अप्लाई करता है। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले पढ़ा था बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? वो दर जिस पर कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, वो दर जिस पर आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन टू कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए इस रेट का मनी सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं जो बैंक रेट है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज। इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट के अंदर, कि जो लोन रेट है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक्स को महंगी दर पर पैसा मिलेगा आरबीआई से, तो वो जब जनता को लोन देंगे, आम पब्लिक को लोन देंगे, मार्केट में मनी को सप्लाई करेंगे, तो वो भी इंटरेस्ट की रेट को बढ़ाकर चलेंगे। तो इसे लोन रेट को हम कहते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी क्या होगी? ये भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। और इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जब महंगी दर पर लोगों को पैसा मिलेगा तो लोग पैसा कम लेंगे, लोग बैंकों के पास कम आएंगे तो बैंकों का जो पैसा वो मार्केट में कम जाएगा, यानी मनी सप्लाई क्या हुई, यहाँ पर डाउन चली गई। तो बैंक रेट बढ़ा देने से जो मनी सप्लाई होगी वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। और जैसे ही मनी सप्लाई कम हो गई, हमारी जो इन्फ्लेशन है, जो कीमतें बढ़ रही थी मार्केट में, वो ऑटोमेटिक डाउन चली जाती है। समझे इस प्रोसेस को बेटा? एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को महंगी दर पर पैसा देगा, तो जो लोन है वो भी महंगी दर पर मार्केट में पैसा देंगे, तो लोग पैसा लेना कम कर देंगे, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो जो बढ़ी हुई कीमतें थी मार्केट में वो ऑटोमेटिक डाउन आ जाएंगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। दूसरा, अगर ये बैंक रेट कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो मार्केट में रेट चलती है, कमर्शियल बैंक जिस पर कि मार्केट में उधार देते हैं, वो भी कम हो जाएगी। ये जो कम हो जाएगी तो जो मनी सप्लाई है, यानी लोग जो है वो पैसे की ज़्यादा डिमांड करेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी,
और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से जो डिफ्लेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो दोनों ही मेजर्स, यानी कि हम जब भी बात करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर मेजर की, तो उससे देखेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करनी है, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करनी है। तो बैंक रेट बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। जब बैंक रेट कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा जाएगी मार्केट में, और डिफ्लेशन की जो स्थिति आ रही है उस केस में डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो बैंक रेट को यूज किया जाता है स्थिति को देखकर, मार्केट में क्या स्थिति चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, डिफ्लेशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग इनको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरी हम बात करते हैं बी पार्ट, जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं कि जब आरबीआई परचेज करता है सिक्योरिटीज, आरबीआई जब परचेज करता है सिक्योरिटीज या सेल करता है सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, देखो लिखा भी है, अगर आप नोट्स लेके बैठे हैं तो लिखा भी है कि परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर, हम जानते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव बैंक है, गवर्नमेंट को डील करता है ये। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर जब आरबीआई परचेज और सेल करता है सिक्योरिटीज की ओपन मार्केट में, खुले बाजार में, उसके कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से बेचने और खरीदने से क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेता हूं सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जब मार्केट में आरबीआई सिक्योरिटी बेचेगा तो बदले में क्या मिलेगा उसको, पैसा। तो सेलिंग करके सिक्योरिटी आरबीआई क्या कर लेता है, सोक, SOAKS, सोक्स द लिक्विडिटी। आरबीआई मार्केट में जब सिक्योरिटी सेल करेगा तो आरबीआई बेचेगा तो आरबीआई को बदले में पैसा मिलेगा। ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये आरबीआई की सिक्योरिटी जो परचेज कर लेते हैं, तो कमर्शियल बैंक अपना मैक्सिमम पैसा कहाँ पहुंचा देते हैं, आरबीआई के पास। जब कमर्शियल बैंक अपना मैक्सिमम पैसा इन सिक्योरिटीज को परचेज करके आरबीआई के यहाँ भेज देंगे तो बैंकों के पास कितना पैसा बचेगा, कम। जब बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो ये बताइए कि वो मनी सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे मनी सप्लाई वो नहीं कर पाएंगे, यानी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और मनी सप्लाई जब कम होगी तो कौन सी सिचुएशन ठीक होती है, मनी सप्लाई कम करने से इन्फ्लेशन की स्थिति को ठीक किया जाता है। अब दो वर्ड हमेशा याद रखना, अगर मनी सप्लाई डाउन है तो इससे इन्फ्लेशन ठीक होती है, और अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो इससे डिफ्लेशन की स्थिति ठीक होती है। इन दो चीज़ों को याद करके चलोगे अच्छे से तो ये सारे पॉइंट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आरबीआई ने सिक्योरिटी बेची, कमर्शियल बैंक का सारा पैसा अपने पास रख लिया। अब कमर्शियल बैंक मार्केट में मनी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब मनी सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक जो इन्फ्लेशन की स्थिति थी वो डाउन हो जाएगी। उसी प्रकार अब मैं कह दूँ परचेज ऑफ सिक्योरिटी, अगर आरबीआई परचेज कर लेता है सिक्योरिटीज को तो परचेज करने के बाद वो पैसा रिलीज करेगा ना मार्केट में, परचेज करेगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे, वो मनी सप्लाई भी बढ़ेगी। और मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी हमारी कौन सी स्थिति कंट्रोल हो जाएगी, डिफ्लेशन। तो ये सारे मेजर्स क्यों पढ़ रहे हैं कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये डिपेंड करता है मार्केट में इन दो सिचुएशंस के ऊपर। तो होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। ये बेटा हमारी फ्राइडे की क्लास पेंडिंग थी, जो कि हमारी सैटरडे को होनी थी। सैटरडे को एक क्लास होनी थी लेकिन सैटरडे को ऑफ होता है, इस वजह से नहीं हो पाई। लेकिन हमें लास्ट के 3 दिन मिले हुए हैं कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी। तो हमारी वो तीसरी क्लास अभी तक नहीं हो पाई है और संडे आ गए, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करके आज आपको सेंड कर रहा हूँ। आज आप इसको कवर कर लें, अगले थर्सडे से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको मैं आज फिनिश करवा दूंगा। अच्छा जी,
अगला मेजर मैं देखता हूं कौन सा है। अगला मेजर है रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है कि आरबीआई प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। वो रेट जिस पर कि आरबीआई कम अवधि के ऋण प्रदान करता है कमर्शियल बैंक को। अब देखिए इस रेट के इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या इंपैक्ट होगा। मैं कहता हूं कि जो रेपो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान से देखना, रेपो रेट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब शॉर्ट टर्म लोन्स कमर्शियल बैंक्स को मिलता है तो वो इसी दर पर मिलता है, तो रेपो रेट जब बढ़ेगी तो कमर्शियल बैंक अपनी जो मार्केट रेट है उसको बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि महंगा लोन अगर इन कमर्शियल बैंक्स को मिल रहा है तो ये भी आगे महंगा लोन जारी करेंगे पब्लिक को। जब महंगा लोन जारी करेंगे तो ये बताइए कि मनी सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे कि कम कर पाएंगे। हम कहेंगे महंगे लोन पर तो मनी सप्लाई भैया कम होती है, और जैसे ही मनी सप्लाई कम हो गई हमारी इन्फ्लेशन की स्थिति ठीक हो गई। इसका रिवर्स चले, रेपो रेट डाउन यानी लोन लेने की जो दर थी वो डाउन हो गई, तो जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी मार्केट रेट यानी कि लोन देने की जो रेट है वो भी कम करेंगे। जब लोन रेट कम होगी तो पब्लिक ज़्यादा पैसे लेगी यानी मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो हमारी डिफ्लेशन की स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। आपको सिर्फ इतने पॉइंट याद रखने हैं, ज़्यादा इसमें रट्टा नहीं मारना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, चलिए जी। तो देखो सारे पॉइंट्स का अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एक वो कहते हैं ना, एक टैगलाइन हम निकाल लेते हैं, एक मेन पॉइंट निकाल लेते हैं कि हर पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनका एक्चुअली पर्पज क्या है। देखिए, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को, तो भैया मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन यानी चीज़ों की जो कीमतें घट रही हैं, लोगों को और ज़्यादा थोड़ा पैसा प्रोवाइड करना है, तो मनी सप्लाई हमें बढ़ानी पड़ेगी मार्केट के अंदर। तो देख लो, मनी सप्लाई डिक्रीज होने से इन्फ्लेशन सही होती है, मनी सप्लाई बढ़ने से डिफ्लेशन होती है। और ये मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है, घटती है, ध्यान रखना। कमर्शियल बैंक अगर महंगा लोन दे रहे हैं, महंगा लोन देंगे तो वो कम दे पाएंगे, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। और अगर ये लोन सस्ता दे रहे हैं तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और हमारी डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इनको आपको इन 2-3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, ये सारे पॉइंट आपके इजीली कवर हो जाएंगे। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट, डी, रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होती है, जिस पर कि कमर्शियल बैंक से आरबीआई जो है ना वो लोन लेता है, आरबीआई लोन लेता है, एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। हम कहते हैं या तो डिपॉजिट्स ले लेता है, वो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स ले लेता है, या उससे एज ए लोन ले लेता है। तो कमर्शियल बैंक का पैसा इस रेट से कहां पर पहुंचता है, आरबीआई के पास। मान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा है तो कमर्शियल बैंक अपनी इनकम कमाने के लिए आरबीआई को ज्यादा पैसा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस रेट से हमने लोन दिया है आरबीआई को, अपने पैसे आरबीआई के पास रखे हैं, तो आरबीआई हमें इसके ऊपर ब्याज देगा। तो ये दर जितनी बढ़ेगी उतनी ही कमर्शियल बैंक की इनकम भी बढ़ेगी। तो अगर ये रेट ज़्यादा है तो कमर्शियल बैंक का ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जाएगा, तो मनी सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मनी सप्लाई डाउन होगी, क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक ने अपना मैक्सिमम पैसा तो आरबीआई को दे दिया, तो इनके पास मनी सप्लाई के लिए पैसा ही नहीं बचा। दूसरा, अगर रिवर्स रेपो रेट कम है तो कमर्शियल बैंक कहेंगे भी हम क्यों दें आरबीआई को पैसा, इससे अच्छा तो हम मार्केट में लोगों को लोन देकर उससे ब्याज कमा सकते हैं। तो ये अपना जो मनी सप्लाई है वो बढ़ा देते हैं, मनी सप्लाई का मतलब होता है मार्केट में पैसा रिलीज कर देते हैं आरबीआई को देने की बजाय। तो देखिए, मनी सप्लाई
डिक्रीज हुई है रेपो रेट के बढ़ने से, तो डिक्रीज हो गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, और इंक्रीज हो गई तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो गई। ठीक है, सिंपल से पॉइंट है। होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम रहे ना, टेंशन नहीं लेनी, मस्ती से मौज मस्ती करते हुए पढ़ने में। अगली जो पॉइंट है पांचवा या ई पॉइंट, वो है CRR, और इसके बारे में तो आप भली भांति जानते हैं कि ये क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो, कमर्शियल बैंक्स का वो पैसा जो कि RBI के पास रहना चाहिए हर स्थिति में। मान लेते हैं CRR की रेट बढ़ गई, CRR की रेट बढ़ गई, यानी कि RBI ने कहा कि अब तुम 3% नहीं 5% पैसा मेरे पास रखोगे, तो कमर्शियल बैंक का ज़्यादा पैसा कहाँ गया, कमर्शियल बैंक का RBI के पास। तो CRR बढ़ेगी तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, मनी सप्लाई घटेगी। और अगर CRR कम हो गया तो अब कमर्शियल बैंक को RBI के पास कम पैसा रखना पड़ेगा, तो बचत जो होगी वो मार्केट में रिलीज हो जाएगी, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, इससे डिफ्लेशन कंट्रोल होगी। क्लियर है पॉइंट, सीधा से। अच्छा जी, और चलते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है SLR, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या नाम है, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में टोटल जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस कमर्शियल, क्योंकि इनके पास कोई FA तो होती नहीं है। कमर्शियल बैंक के पास एसेट्स क्या होती है, जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जो उसने उधार दे रखा है लोगों को लोन्स एंड एडवांस के रूप में, वो सारी इसकी एसेट होती हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक की टोटल एसेट्स का अभी SLR कितना है, मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी PDF, उसमें 18% था, और जो CRR था करंट का वो चल रहा है 3%। तो अगर कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल एसेट का 18% पार्ट कहाँ रखना पड़ता है, अपने ही पास रखना पड़ता है एज ए रिजर्व। अपनी टोटल एसेट का इतना प्रतिशत, वो कितना भी हो सकता है, एक कुछ प्रतिशत अपने पास ही रखना पड़ता है एज ए रिजर्व। जबकि CRR का जो पैसा होता है वो RBI के अकाउंट में रखना पड़ता है, और SLR का पैसा अपने ही पास अपने ही बैंक के अंदर एज ए रिजर्व रखना पड़ता है। अब देखिए इस रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब SLR बढ़ जाती है, SLR की रेट बढ़ गई, यानी कि इस एसेट के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इसके अंदर कैश भी आता है, इसके अंदर गोल्ड भी आता है, इसके अंदर कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी आती हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब अगर एक बैंक अपनी इन एसेट का कुछ प्रतिशत अपने पास रखता है एज ए रिजर्व, उनको यूज ही नहीं कर सकता, तो SLR बढ़ने से हमारा जो कैश था वो भी कहीं ना कहीं रिजर्व में चला गया। अब कमर्शियल बैंक ज़्यादा मार्केट में लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना पैसा रिजर्व के रूप में रखना पड़ गया। तो SLR जब बढ़ेगा तो मनी सप्लाई हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि उसने पैसा मार्केट में रिलीज ना करके अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, अगर SLR कम हो जाए, यानी अब कमर्शियल बैंक को कम पैसा रखना पड़ेगा रिजर्व में, तो ज़्यादा पैसा मार्केट में डाल सकेंगे, तो मनी सप्लाई क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और सब जानते हैं ये कंडीशन इन्फ्लेशन को ठीक करती है, और ये कंडीशन डिफ्लेशन को ठीक करती है। पता ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही सिंपल पॉइंट थे, आपको रट्टा नहीं मारना है। एक बार आप इस चीज़ को समझ गए ना कि इसके इंक्रीज डिक्रीज होने से मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपके लिए चुटकियों का चैप्टर बन जाएगा, चुटकियों का। अच्छा, ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की तरफ। क्वालिटेटिव मेजर्स में पहला पार्ट आता है हमारा, इसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो इसको ठीक से देखना, बहुत ही इजी है, ज़्यादा बर्डन मत लो दिमाग पे, बहुत ही इजी है। मार्जिन रिक्वायरमेंट,
बैंक है SBI मान लो, इसने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया। 100 करोड़ रुपए का लोन कोई बंदा लेने आया, लोन रिक्वायरमेंट ऑफ ए एक पार्टी है, एक बिजनेस हो सकता है, वो SBI के पास आया और SBI से कहा कि बैंक मुझे 100 करोड़ रुपए लोन के रूप में चाहिए। SBI कहेगा भी मेरे पास आप गिरवी क्या रखोगे। ए ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उसको गिरवी रख दूंगा। तो बैंक कहेगा कि भाई मैं आपको 80 करोड़ रुपए ही लोन दे सकता हूं, क्योंकि अगर आपने 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरे पास रखी और आप 100 करोड़ रुपए मुझसे ले गए, कल को आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट में 100 करोड़ ना हुई तो, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 करोड़ ना हुई तो आपने लोन चुकाया नहीं, और मैंने आपकी प्रॉपर्टी को जब बेचना चाहा तो इससे मुझे केवल 90 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो मेरे को तो 10 करोड़ का घाटा हो जाएगा ना। तो मैं आपको, आप जितनी प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखने आए हो, मैं उसका 80% ही आपको लोन दूंगा, 20% मैं मार्जिन लेके चलूंगा कि कल को आपने लोन नहीं दिया तो मैंने आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को बिकवाया तो वो कम से कम 80 करोड़ की तो बिकी जाएगी ना, तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं, और जो 20 करोड़ है वो मैं एज ए मार्जिन अपने पास रखूंगा। तो मार्जिन क्या होता है, जितना लोन दिया जा, जितने लोन के लिए पार्टी आती है, जितनी प्रॉपर्टी वो गिरवी रखती है, उसका 100% लोन ना देकर कुछ पार्ट उसका लोन दिया जाए, उसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले लोन दिया गया है सिर्फ 80 करोड़ और 20 करोड़ मार्जिन रख लिया। अब देखते हैं इस मार्जिन रिक्वायरमेंट का मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट मान लो मैं बढ़ा देता हूं, मैं कहता हूं जी नहीं, मैं आपको सिर्फ 70 करोड़ का लोन दूंगा, 30 करोड़ मार्जिन रखूंगा, मान लेते हैं बढ़ गई रेट। तो इससे क्या होगा कि अब बैंक ने मार्केट में 70 करोड़ रुपए ही भेजे हैं एज ए लोन, पहले 80 भेज रहा था, तो मार्जिन बढ़ाने से मनी सप्लाई हमेशा कम होगी, क्योंकि पहले 80 करोड़ रुपए वो रिलीज कर रहा था एज ए लोन, एज ए सप्लाई ऑफ मनी। अब मार्जिन रेट बढ़ने से वो 10 करोड़ रुपए कम मार्केट में सप्लाई करेगा, तो मार्जिन रेट जब भी बढ़ता है मनी सप्लाई कम होती है। मान लेते हैं ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, बैंक कहते हैं 90 करोड़ लोन ले जाओ, मुझे 10 करोड़ की ही आवश्यकता है मार्जिन की, तो अब 90 करोड़ मार्केट में जाएंगे तो ज्यादा गए ना, तो ज्यादा गए, इसका मतलब मनी सप्लाई क्या होगी हमारी, बढ़ गई। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जब भी ज्यादा होगी मनी सप्लाई कम होगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो आप सोच सकते हैं इससे हमारी क्या कंट्रोल होती है और इससे क्या कंट्रोल होती है। क्लियर? तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे। अगला जो पार्ट है क्वालिटेटिव का, वो है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसको राशनिंग भी बोलते हैं, कई इसको रेशनिंग भी बोलते हैं, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ध्यान से देख के चलना, बहुत इजी पॉइंट है। क्या कहता है ये पॉइंट? ये पॉइंट कहता है कि लोन कोटा या क्रेडिट कोटा डिसाइड कर दिया जाता है पहले से ही कि कितना पैसा देना है। बैंकों के ऊपर ये कंट्रोल कर दिया जाता है कि आप इतने लोन से ज्यादा पैसा दे ही नहीं सकते मार्केट में। तो बताओ, अगर ये स्कीम मार्केट में ना हो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट ये मार्केट में ना हो, तो बैंक मनचाहा लोन दे पाएंगे, जितना पैसा उतना दे पाएंगे? बताइए, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? हाँ, दे पाएंगे। अगर ये मैटर मार्केट में हो ही ना, बैंकों के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो कि उन्हें कोटा फिक्स करना है कि इतना ही लोन देना है, तो ये अगर चीज नहीं है तो वो मनचाहा लोन दे पाएंगे। तो बताइए मनी सप्लाई क्या होगी? मनी सप्लाई बढ़ेगी बेटा, क्योंकि अब बैंक खुले हैं, स्वतंत्र हैं कितना भी लोन देने के लिए। और अगर मार्केट में आरबीआई के द्वारा आरओसी
राशनिंग ऑफ क्रेडिट को अप्लाई कर दिया जाता है, भी कोटा फिक्स कर दो, इससे ज्यादा लोन नहीं, तो कोटा फिक्स करने से बैंक चाहकर भी पैसा मार्केट में लोन के रूप में नहीं दे पाएगा, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट का। अगर राशनिंग ऑफ क्रेडिट है तो बैंकों के ऊपर लिमिट चली जाती है, वो मनी सप्लाई नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। और जब ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता मार्केट में, तो बैंक मन चाह लोन दे सकते हैं, कितने का भी दे सकते हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ती है। बहुत ही बढ़िया भाई सर, मज़ा आ गया। छोटे छोटे पॉइंट, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत मज़ा आ रहा है, शाबाश, मज़े आने चाहिए। और लास्ट है मोरल, SUASION, मोरल शोषण। ये शोषण या ऐसा कुछ वर्ड है, इसके प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बार। मोरल शोषण क्या कहता है कि RBI एक एडवाइस जारी करता है, किसको? कमर्शियल बैंक्स को। मोरल शोषण क्या होता है कि RBI कमर्शियल बैंक को एक सलाह देता है, एक एडवाइस देता है, क्या कि सुनो सुनो कमर्शियल बैंक्स वालों, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, मार्केट में देखते पता चल जाता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है कि डिप्लेशन है। कोरोना काल में क्या चल रहा है? कोरोना काल, CALL, कोरोना काल। कोरोना काल में इन्फ्लेशन चल रहा है क्योंकि हर कोई अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा रहा है। सबको पता है कि डिमांड ज़्यादा है, हर किसी को चीज़ चाहिए इस मौसम में, लेकिन मार्केट बंद होने की वजह से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। तो इन्फ्लेशन की स्थिति आज के दिन में हमारी चल रही है, हर चीज़ के प्राइस बढ़े हुए हैं। जो चीज़ पहले 10 रुपये की बिकती थी, आज वो 50-50 रुपये तक बिक रही है। तो RBI कहता है कमर्शियल बैंक्स को कि अगर आपको लगे कि मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आप अपने लोन देने की जो कैपेसिटी है ना, रेस्ट्रिक्ट कर दो। रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो लोन देते हैं ना मार्केट के अंदर, उसे ही मनी सप्लाई कहते हैं, सिंपल सा देसी भाषा में ये समझ लो। तो RBI कहता है कि इन्फ्लेशन चल रहा है तो आप लोन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो। तो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम होगी। और अगर डिफ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन की स्थिति चल रही है, तो RBI कहता है कि आप लिबरल पॉलिसी अपनाओ, यानी कि ज्यादा सख्त मत बनो, मार्केट में पैसा चाहिए जिसको आप निकाल दो, मनी सप्लाई को बढ़ा दो। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई कम कर लो और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई बढ़ा दो। तो ये होता है मोरल शोषण। और ये हमारे जो क्रेडिट कंट्रोल के जो मेजर्स थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये तरीके होते हैं जहां पर कि मार्केट में इन दो स्थितियों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा लगभग फिनिशिंग स्टेज पर है। इसके अंदर मैं थोड़े से पॉइंट्स और बताना चाहूँगा आपको। मैंने 2-3 पेज आपको और भेजे थे, 8 पेज मैंने आपको एक भेजे थे, 1 से 8, और 9 से 11 मैंने आपको कल सेंड किए थे। और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा 11वें पेज पर। हमने 8 पेज तक अपने काम को कर लिया है। अब 9, 10, 11 के ऊपर मैंने क्या मेंशन किया है उसको मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले है सिलेक्ट सेक्टर्स। ये सिलेक्ट सेक्टर्स क्या होते हैं? सिलेक्ट सेक्टर्स, इसी में ही सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की जो डेफिनेशन है वो यहीं से ही बन के आएगी। सिलेक्ट सेक्टर्स वो होते हैं मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हमारे जहां पर की इनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी मतलब जहां पर ठहराव ज़्यादा होता है, स्थिति मजबूत होती है। इनस्टेबिलिटी वो होती है जहां पर की फ्लैक्चुएशन चलता रहता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर जिनमें फ्लैक्चुएशन चलता रहता है। उनके लिए जब क्रेडिट जारी किया जाता है, उनके लिए जब लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिलेक्ट सेक्टर्स क्रेडिट कंट्रोल। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसको देखने मात्र समझ जाओगे। पॉजिटिव एप्लीकेशन और नेगेटिव एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन इसके अंदर अपनाई जाती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। बात करते हैं पॉजिटिव की।
सेंट्रल बैंक में प्रोवाइड क्रेडिट टू सिलेक्ट सेक्टर्स, प्रायोरिटी सेक्टर टू एनकरेज प्रोडक्शन। अगर आरबीआई को लगता है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाना है इन सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि ये सेक्टर्स थोड़े से डाउन होते जा रहे हैं, ये प्रायोरिटी सेक्टर कहलाते हैं हमारे कंट्री के, जिनको क्रेडिट का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आरबीआई कहता है कि भैया अगर हमें इन सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, एनकरेज करना है, तो आप इनके लिए पॉजिटिव रहो, यानी कि इनके लिए जो क्रेडिट है वो ज़्यादा मार्केट में अप्लाई करो। और अगर इनको लगता है आरबीआई को कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, अगर मान लो इन्फ्लेशन की स्थिति है तो वहां पर इस स्कीम को थोड़ा सा डाउन किया जाता है, मनी सप्लाई को डाउन किया जाता है कि आप इन्फ्लेशन की स्थिति चल रही है, इन सेक्टर्स को पैसा मत दो, जबकि अपने पास उसको रखो, और जो कोई महंगा लोन लेने आता है आम पब्लिक उसको दो, ताकि उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। क्योंकि इनके अंदर अगर पैसा रिलीज कर दिया तो यहाँ से तो कम बेनिफिट मिलना है, और आम पब्लिक को जो महंगी दर पर, जो दूसरे बिजनेसेस है उनको महंगी दर पर जब पैसा दिया जाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा है। तो आरबीआई ये कहता है कि अगर हमें या इन सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है तो आप इनके लिए क्रेडिट रिलीज कर दो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की स्टेज है और आपको लगता है, यानी कमर्शियल बैंक्स को लगता है कि इन सेक्टर्स को पैसा देने की बजाय अगर मैं उसे दूसरे बिजनेसेस को दूंगा तो वहां से मुनाफा जाता है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट को कंट्रोल कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो मनी सप्लाई यहाँ पर घट जाती है। तो ये होते हैं हमारे सिलेक्ट सेक्टर्स, और इसे कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब देखिए हमारा एक लास्ट पार्ट है आरबीआई। आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। आरबीआई को हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम का एपेक्स बैंक भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसको मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जानते थे। इतने नामों से हमारा ये बैंक कहलाता है, और इसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, इसे गवर्नमेंट्स बैंक भी कहा जाता है, सरकार का बैंक, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो आरबीआई हमारे देश का एक मुख्य बैंक है जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या नियम आने चाहिए, कौन से रूल्स लगने चाहिए, कैसे उनको रेगुलेट करना है, ये सारी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए, इट इज ए बॉडी वर्क्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना, आरबीआई जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है जी। यह रिस्पॉन्सिबल होता है करेंसी को इशू करने में, उसको सप्लाई करने में, और देश का अपेक्स सबसे महत्वपूर्ण बैंकिंग संस्थान भी कहलाता है। करेंसी को इशू करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सारे काम ये बैंक करता है। ये तो था इसके बारे में ये। अब इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स नीचे लिखे हैं जो कि आपको एज ए जनरल नॉलेज में काम आएंगे, कि आरबीआई ने अपना काम 1 अप्रैल 1935 से अपना काम स्टार्ट किया, और 1934 में ही इसका एक्ट पास हो गया था। इसलिए आरबीआई का एक्ट जब भी पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे 1934 में, क्योंकि इसके ऊपर मोहर 1934 में लग चुकी थी, लेकिन काम इसने स्टार्ट किया अगले साल के 1 अप्रैल से। ठीक है। आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथों में ले लिया 1 जनवरी 1949 को। गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया 1 जनवरी 1949 को। इसे मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। इसको रिकमेंड करने वाली, इस बैंक की स्थापना को रिकमेंड करने वाली कौन सी कमेटी थी? उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, जिसको कि रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। और इस कमेटी ने, जो हिल्टन
यंग कमीशन था, उसने 1926 में ये प्रस्ताव पास किया कि आरबीआई यानी कि देश का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, आप इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करो। तो हिल्टन कमीशन ने 1926 में अर्जी डाली थी। अच्छा जी, आगे है इनिशियली। अब इसकी बात करें आरबीआई के लोगों की, उसके अंदर एक तो शेयर बना होता है ना, और एक उसके अंदर एक ट्री होता है। उस ट्री को क्या बोलते हैं? उस ट्री का नाम है पाम ट्री। पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष जिसको बोलते हैं। स्टार्टिंग में इसके अंदर था लोइन, शेर की फोटो आती थी सबसे पहले, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि शेर को हटाकर इसके अंदर टाइगर को लेके आओ, जो कि हमारा नेशनल एनिमल कहलाता है, राष्ट्रीय पशु। ठीक, अच्छा जी, ये सारे पॉइंट एज जनरल नॉलेज थे। हो सकता है कि आपके किसी कंपटीशन टेस्ट में ये क्वेश्चंस पुट अप कर लीजिए। अब कहते हैं कि आरबीआई काम क्या क्या करता है। आरबीआई के फंक्शंस देख लेते हैं। पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। ये एक ऐसा बैंक है जो कि नोट्स को इशू करता है। करेंसी अथॉरिटी फंक्शन इसी के पास है। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में भी काम करता है, गवर्नमेंट का एजेंट के रूप में, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन होता है एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक पर कोई चेक लिखता है, आपस में इनके चेक ड्यू होते हैं, ए बैंक बी बैंक के पैसे मांगता है या बी मांगता है ए के, तो इनके चेक्स को क्लियर करने का काम करता है आरबीआई। बैंक टू बैंक अगर कोई भी चेक ड्यू होता है, एसबीआई का बैंक है, ठीक है, और एक है पीएनबी, इन दोनों में आपस में जो भी चेक डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो भी चेक ट्रांसफर होंगे, उनको क्लियर करने का, उनको कैश में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आरबीआई, क्योंकि हर बैंक का खाता कहां पर होता है? आरबीआई के पास। 3 फंक्शन हो गए। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब होता है आखिरी रास्ता। कमर्शियल बैंक मार्केट में पैसा उठाने जाता है, उसे मार्केट में पैसा नहीं मिलता है, कहीं से पैसा नहीं मिलता है, जबकि इस बैंक को पैसा चाहिए, तो ये अप्रोच करता है आरबीआई को। आरबीआई इसे लोन देता है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई रास्ता नहीं बचता कमर्शियल बैंक्स के पास अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, तो वो आरबीआई के पास जाकर अपने हाथ फैलाता है और आरबीआई उसकी समस्या को दूर करता है। इसलिए कहा जाता है आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आखिरी ऋणदाता। 5th है फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, जितनी भी फॉरेन करेंसी विदेशों से भारत में आती है वो सारी आरबीआई के यहाँ पर डील होती है। आरबीआई उनका कस्टोडियन होता है। सारा जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो आरबीआई ही मेंटेन करता है। ठीक है, लिखा है कि आरबीआई प्लेज रोल टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, और इस फंक्शन को कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। यानी आरबीआई के पास ये रिजर्व होता है, इस रिजर्व के होने से ही जो एक्सचेंज रेट होती है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है, उनके अंदर बैलेंस बनाए रखता है, क्योंकि इसके पास रिजर्व होता है और इस रिजर्व की वजह से ये इन रेट्स को ना तो बढ़ने देता है ना घटने देता है। इस फंक्शन को कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। हर बैंक का ये एक बैंक होता है, जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने डिपॉजिट्स देते हैं आरबीआई को। यह क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है, बैंकों के जो चेक्स होते हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करता है। सीआरआर, ठीक है, एसएलआर, ये सारे जितने भी लीगल प्रोविजंस होते हैं बैंकों के ऊपर लगने वाले, ये सारे आरबीआई ही डील करता है, आरबीआई ही रेगुलेट करता है। लास्ट है क्रेडिट कंट्रोल, जो कि हमने अभी सीखा है कि देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाला एकमात्र ये बैंक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति को देखते हुए ये कहता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, ये होता है इसका क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन। तो ये चैप्टर हमने सारा रीड कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है वो बनता है क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर बढ़ते हैं। तो होप ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हैं। मंडे से आपकी जो क्लासेज हैं वो कैंपस प्रो के अंदर जाएंगी। आपको वीडियो भेजा रखा होगा मैंने कोई ट्रेनिंग का,
नहीं होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मंडे से आपकी क्लासेस कैंपस प्रो के ऊपर लगेंगी, ठीक है। वहाँ पर शेड्यूल आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर मिल जाएगा कि कितने बजे कौन सी क्लास स्टार्ट होनी है। आपको वहाँ जाकर सिर्फ ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। कैंपस प्रो के अंदर लिंक भेज रखे हमने, वहाँ पर उस लिंक के नीचे लिखा होता है ज्वाइन नाउ। आप क्लास स्टार्ट होने के 1 से 2 मिनट बाद उसको क्लिक करना। जैसे क्लास का टाइम है 7:50, हमारे अकाउंट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी मंडे को, तो आप क्या करना कि 7:52 पर उस लिंक को ऑन करना, ताकि मैं यहाँ पर अवेलेबल रहूँ और आप जैसे ही इसको क्लिक करो आपके सामने क्लास खुल के आ जाए, ठीक है बेटा। तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। अगले चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, ताकि उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आप कॉपी में पहले ही लिख कर रख लें, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही।